7 जून 2013 20 साल की अपराजिता सुबह 7:30 बजे अपने भाई के साथ फर्स्ट ईयर का एग्जाम देने अपने कॉलेज डिरोजिया कॉलेज के लिए कामधुनी को निकलती है। एग्जाम देकर करीबन दोपहर 2 बजे वो वापस उसी चौराहे पर आती है। बारिश की वजह से अपने भाई को न पाकर वो पैदल ही अपने घर की ओर निकल जाती है। थोड़ी देर बाद अपराजिता का भाई अपनी बहन को ढूंढता हुआ उसी चौराहे पर आता है। उसी चौराहे पर उसके चाचा की सत्तू की दुकान थी और उनसे पूछने पर पता चलता है कि उसकी बहन पहले ही घर को निकल चुकी है। घर पहुंचकर अपनी बहन को घर पर नहीं पाता। थोड़ी देर में गांव के कुछ आदमी और अपराजिता का भाई मिलकर उसे ढूंढने लगते हैं। करीबन 7-8 बजे उन्हें अपराजिता का 108 बीघा प्लॉट के पीछे अर्धनग्न अवस्था में मिलता है। उसका गला रेत दिया गया था और उसके पैरों को फाड़कर नाभि तक कर दिया गया था। आखिर क्या हुआ था उस दोपहर को जिसका अपराजिता का यह हाल हो गया था? कौन थे वो दरिंदे जिनके हाथ ऐसी दरिंदगी करते वक्त भी नहीं कांपे? मैं हूँ आईबी और आप देख रहे हैं हमारे चैनल इनह्यूमन पर अंधा कानून का पहला एपिसोड, कामधुनी गैंग रेप केस। वेस्ट बंगाल के नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट के कामधुनी गांव में सिप्रा घोष अपनी मां चंदना घोष, पिता सुकुमार घोष और अपने 2 भाई प्रसन्नजीत और संदीप घोष के साथ रहती थी। सिप्रा घोष अपने घर की पहली सदस्य थी जिसने इतनी उच्च शिक्षा प्राप्त की थी और आगे शिक्षा के लिए वो पास ही में स्थित डिरोजिया कॉलेज जाती थी। अभी उसके बीए फर्स्ट ईयर के एग्जाम चल रहे थे। वो 7 जून 2013 को सुबह 7:30 बजे अपने भाई के साथ कामधुनी मोड़ पर जाती है, जहां से वो अपने कॉलेज के लिए बस पकड़ती थी। आमतौर पर वो दोपहर 1 बजे तक एग्जाम देकर कामधुनी मोड़ पर आ जाती थी और उसका भाई उसे रिसीव करता था। उस दिन बारिश होने के कारण उसका भाई देर से पहुंचा और जब वो वहां पहुंचा तो सिप्रा उसे वहां नहीं मिली। पूछताछ करने पर उसके चाचा बिमल घोष, जो बस स्टॉप पर सत्तू बेचते थे, उन्होंने बताया कि सिप्रा लगभग 2 बजे बस से उतरी और पैदल ही घर की ओर चली गई। यह सुनकर सिप्रा का भाई घर चला गया और उसे हैरानी हुई जब उसने पाया कि सिप्रा वापस घर नहीं आई है। घर में हलचल हुई और सिप्रा के भाई और उसकी मां ने अन्य रिश्तेदारों को बताया कि सिप्रा गायब हो गई है। शाम के करीब 6 बजे सिप्रा के पिता सुकुमार जब काम से घर को लौटकर वापस आए तो उन्होंने अपनी पत्नी को रोते हुए पाया और पूछने पर पता चला कि उनकी बेटी गायब है। सिप्रा के भाई और गांव के कुछ अन्य लोग मिलकर सिप्रा को खोजने लगे। खोज के दौरान 8 बीघा प्लॉट के पास इन लोगों ने कुछ लोगों को खड़े हुए पाया जो कि अजीब व्यवहार कर रहे थे और उनमें से एक अपने साथी को इशारे करके प्लॉट के पीछे कुछ दिखा रहा था। जो सिप्रा को ढूंढ रहे थे इन लोगों को शक हुआ और 8 बीघा प्लॉट पर जाकर वहां के केयरटेकर अंसर अली से प्लॉट का गेट खोलने को कहा। अंसर अली गेट खोलने की बात सुनकर परेशान हो गया और चाबी देने से मना कर दिया, पर गांव वालों और सिप्रा के भाई ने उस पर जोर डाला। मजबूरन अंसर को प्लॉट का गेट खोलना पड़ा। जब ये लोग अंदर गए तो इन्हें वहाँ जमीन पर खून के धब्बे मिले, कुछ कपड़े मिले, खून से सनी लुंगी मिली। तभी उनमें से एक आदमी प्रताप घोष खोजते खोजते प्लॉट के पीछे गया जहाँ उसे सिप्रा की लाश मिली। सिप्रा की लाश अधनंगी थी, सर पर मिट्टी लगी हुई थी और नाक से झाग निकल रहा था। गला रेता हुआ था, पैरों को फाड़कर नाभि तक कर दिया गया था। तभी इस घटना की सूचना पासी के थाना बरासात के प्रभारी अधिकारी सोमेन पॉल को दी गई। सोमेन पॉल जब कामधुनी पहुंचे तो उन्हें एक अनियमित भीड़ का सामना करना पड़ा। कामधुनी के गांव वालों ने इतने हैवानी घटना के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था। भीड़ काफी ज्यादा होने के कारण सोमेन पॉल कॉल करके सारी बात हायर ऑफिशियल को फोन करके बताते हैं और बल को इतनी भीड़ संभालने के लिए भेजने को कहते हैं। इसी तरह सिप्रा का शव बरासात के गवर्नमेंट हॉस्पिटल फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाता है। इसी प्रोटेस्ट में पुलिस की 3 गाड़ियां टूट गई थी। सोमेन घटना से एविडेंस कलेक्ट करने लगे। पुलिस जब प्लॉट के अंदर खोजबीन करती है तो उन्हें वहां विक्टिम के प्यूबिक हेयर, जहांगिया, कागज, बॉटल, गमछा, कपड़ों के कुछ टुकड़े, टी-शर्ट, लुंगी, सलवार, लकड़ी की शटर और बोल्ट भी मिले। और जब प्लॉट के पीछे जहां सिप्रा का शव मिला वहां जब जांच हुई तब उन्हें सिप्रा का बैग और बैग में रखा एक क्लिप बोर्ड मिला। उस क्लिप बोर्ड पर सिप्रा की फोटो लगी हुई थी, आईडी लगा हुआ था और अदर इंफॉर्मेशन थी। सोमेन पॉल और गाँव वालों ने मिलकर सुबह तक अंसर अली और उसके 8 अन्य साथियों सैफुल, भोला, अमीन अली, अमीनुर उर्फ भुट्टो, इमामुल, गोपाल, नूरू उर्फ नूर अली और रफीकुल इस्लाम को गिरफ्तार कर लिया था। आखिरकार जब पुलिस
फॉरेंसिक जांच के लिए बारासात हॉस्पिटल भेज रही थी, तब कामधुनी वाले इतना भड़क क्यों गए थे? इसे जानने के लिए हमें इस 8 बीघा प्लॉट का इतिहास जानना होगा। लोगों का कहना है जहाँ पर 8 बीघा प्लॉट बना हुआ है वह एक बदनाम इलाका है और महिलाओं को इस इलाके से गुजरते वक्त उन्हें छेड़ा जाता है और यही वजह थी कि पीड़िता अपने भाई के साथ कॉलेज जाती थी। चूँकि पीड़िता इलाके में नहीं मिली, इसलिए तलाशी दल ने 8 बीघा प्लॉट की तलाशी लेनी चाहिए जो दीवार से घिरा हुआ था। यह प्लॉट निर्मल कुमार जो कि मंडल ट्रस्ट का कर्मचारी था, उसके ट्रस्ट ने 2008 में खरीदा था और चारों तरफ बाउंड्री बनवाई थी और एक एंट्री गेट भी लगवाया था और प्लॉट के अंदर 3 कमरे भी थे। इस दीवार को राहन अली मलिक और झंटू ने बनाया था और सुरक्षा के लिए गार्ड भी थे। अंसर अली और इसके साथियों ने प्लॉट के मालिक द्वारा तैनात सुरक्षा गार्डों को भगा दिया और स्वयं इस प्लॉट की देखभाल करने लगे, जिसकी एफआईआर 2010 में दर्ज कराई गई थी। इसी डर से गार्डों ने वहां से काम करने से मना कर दिया और अंसर अली ने झंटू से प्लॉट की चाबी भी छीन ली थी और यह सब कांड झंटू ने इस प्लॉट के मालिक निर्मल कुमार को बताई थी। कामधुनी के लोगों ने महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की शिकायत पहले ही पुलिस को दी थी, पर उन्होंने कोई सख्त कदम नहीं उठाया। गाँव वालों का कहना था कि अंसर अली की पहचान मौजूदा गवर्नमेंट के उच्च अधिकारियों से है, जिसकी वजह से पुलिस भी उनके खिलाफ सख्त कदम नहीं उठाती है। तो कैसी लगी वीडियो? यह कामधुनी रेप केस का पहला पार्ट है। दूसरे पार्ट पे काम चल रहा है, जल्दी अपलोड हो जाएगा। अब वीडियो परफेक्ट तो नहीं है, पर धीरे धीरे परफेक्ट होगी। परफेक्ट तो नहीं होती कोई वीडियो, पर धीरे धीरे बनेगी। तब तक के लिए वही जो सब बोलते हैं, सब्सक्राइब कर लो भाई, लाइक भी कर देना, कमेंट तो कर ही देना ना। फिर मिलते हैं पार्ट 2 में। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। इसलिए आज के लिए इतना ही।